morning, student. Today we discuss our first chapter of political science, the Indian Constitution. बेटा इससे पहले हमने क्या किया है, अपने हिस्ट्री के 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और जियोग्राफी के 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब हम अपने पॉलिटिक्स के 2 चैप्टर जो हैं वो उनको कवर करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो भारतीय संविधान है वो है क्या, उसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एन अमेंडमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। जो किसी कंट्री के लिए कोई भी प्रपत्र बनाया जाता है, कोई भी जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वी हैव looked at the Indian Constitution in class 6 and 7th in our social and political life textbook। इसमें क्या बताया है कि इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमने अपनी 6th और 7th की बुक्स में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या हमें कभी हैरानी होती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, और बिन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन? और क्या कभी आप इसके बारे में जानने की इच्छुक हुए हों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा क्यों गया, और वो रोट इट, और किसने इसको लिखा? In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution। आज हम बेटा इस लेसन में क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और क्यों लिखा, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या होती हैं, वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। वाई डज़ द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, सबके पास अपना संविधान है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। देखिए इसमें क्या बोला है बेटा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका संविधान है, वो पसंद करते हैं कि उनका संविधान हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिन जिन कंट्रीज़ का संविधान है वो सारी की सारी डेमोक्रेटिक हों। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज़। बहुत सारे पर्पज़ हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फॉलो करता है, सर्व करता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स that form the basis of the kind of the country and that we as citizen aspire to live in। और put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is। अब देखिए जो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा आधार है, जो हमारा फंडामेंटल बेस है वो क्या है, हमें किसी कंट्री में कैसे रहना है, कैसे हम सिटीजन माने जाते हैं किसी कंट्री के। तो हमारा जो फंडामेंटल बेस है वो हमें किससे पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज़। देखिए एक कंट्री में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक दूसरे से एग्री करते हों। तो कुछ ऐसा बनाना कि उनमें किसी भी तरह का क्लैश ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। In 1934, the Indian National Congress made the डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में क्या किया था, डिमांड की थी कि एक संविधान सभा बननी चाहिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 में। असेंबली During the second World War, this assertion for an independent constitution assembly formed only of Indian gained momentum, and this was convened in December 1946। देखिए इसमें क्या हुआ, 1946 में एक संविधान सभा बन गई, तैयार हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने डिमांड की और कांग्रेस उस टाइम पे एक ही पार्टी थी।
December 1946 and November 1949 and Constitution Assembly drafted a constitutional for independent India। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी इसने 1949 में एक ड्राफ्ट निकाला अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पे। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। और क्या हुआ, 150 सालों के गुलामी के बाद लास्टली 1947 में क्या हुआ, हमारा इंडिया आज़ाद हो गया। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन से बने हुए हैं, कौन बने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उन्होंने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी उसको सबसे पहले संबोधित किया था। अब बेटा यहाँ पे आपके लेसन में एक सिचुएशन दिया है नेपाल की। नेपाल वाज अ मोनार्ची। नेपाल क्या है, नेपाल में एक राजा का शासक है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट हैड फाइनली अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो 1990 में वहाँ पे एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि राजा ही शासन करेगा, राजा का शासन होगा यहाँ पे। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और वहाँ के लोग जो थे नेपाल के, वो बहुत सालों से लड़ रहे थे कि हमारी कंट्री में क्या हो, डेमोक्रेसी आ जाए। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सेड इन पुटिंग एन एंड ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। और 2006 में क्या हुआ, वहाँ पे जो राजा का शासन था वो ख़त्म हो गया और वहाँ पे भी कौन सी किस टाइप की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे बनी, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। कब बनी, 2006 में। रिव्यूज़ ऑफ बोथ द एग्जाम्पल्स। देखिए इसमें क्या है, जो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और फिर उनका रिव्यू आपको बताती हूँ कि जो एक क्लास मॉनिटर है वो क्या करता है कि जो एक इनोसेंट सा बॉय है और वो बार बार उसको बुली करता है, उसकी मतलब टांग खिंचाई करना, क्योंकि वो मॉनिटर है। और वो क्या करता है, जो दूसरा इनोसेंट बॉय है रोहित, तो उसको क्या करता है, टीचर से बार बार पनिशमेंट दिलवाता है, झूठ बोलकर उसके मतलब वैसे ही उसको बुलिंग करना उसकी आदत बन चुकी है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। ड्यूरिंग द freedom struggle the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making these rules. There was an extraordinary sense of unity amongst the members of Constitutional Assembly. Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through census. The above photo shows सरदार वल्लभ भाई पटेल, a prominent member of the Constitutional Assembly। अब देखिए बेटा इस पिक्चर में आपको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाया किसने था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको एज अ फादर माना जाता है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उनका क्या मानना था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं आपकी, जो एससी हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ तरीके से सेफ़ गार्ड उनको मिलने चाहिए। सेफ़ गार्ड मीन्स मतलब कि क्या था कि इतने सालों तक भारत ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सही थी, तो नेचुरल है उनके मेंटालिटी जो थी चेंज हो गई थी। और जैसे अंग्रेज़ भारतीयों को एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे अंग्रेज़ अमीर होने की वजह से भारतीयों को एक्सप्लॉइट करते थे, तो ये उनकी भी मेंटालिटी में आ गया था। जो अमीर लोग थे उनको छोटों को एक्सप्लॉइटेशन वो करना चाहते थे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कि किसी भी तरह से वो जाति के बेस पे, रंग के बेस पे
या फिर लिंक के बेस पे सॉरी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा सेफ गार्ड जो ऐसी कैटेगरी थी उनको मिलना चाहिए। ये सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंक्लूड किया गया। सबसे जो पहली फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है संघवाद। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद, मतलब संघ बनाना। तो एक कंट्री में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल बनाना, वो क्या है? आपका फेडरलिज्म। वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो अकेली पूरे की पूरी कंट्री को नहीं चला सकती, तो उसने अपने पावर का डिवाइडेशन किया बिटवीन द सीएम्स, जो चीफ मिनिस्टर हैं हर स्टेट के। अब जो सीएम हैं उन्होंने क्या किया, आगे अपनी स्टेट को वो अकेले नहीं चला सकते, तो उन्होंने अपनी पावर्स को, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर किसी को बनाया, जो वाटर सप्लाई मिनिस्टर है वो कोई और बने हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर कोई और बने हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोई और हैं, हेल्थ मिनिस्टर कोई और हैं। तो ऐसे उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग मिनिस्टर को डिवाइड कर दिया। इसको बोला जाता है आपका संघवाद। तो हमारे इंडिया में 3 टायर्स हैं। सबसे पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वन इज़ स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज़ पंचायती राज, जो थर्ड टायर में आता है आपका। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हम अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।